Hi everyone, welcome back to GK Today. I am Sia and very good morning. 12th of July की करंट अफेयर हम डिस्कस कर रहे स्टार्ट करते हैं आज का सेशन एट द फर्स्ट विच स्टेट हैज बिकम फर्स्ट इन इंडिया टू ज्वाइन क्रूज भारत मिशन। सो क्रूज भारत मिशन को ऑफिशियली ज्वाइन करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है रिसेंटली, एंड दैट इज ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। सो रिसेंटली गुजरात ने ज्वाइन करा क्रूज भारत मिशन, जो कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है। इसे कब लॉन्च किया गया था? बेसिकली क्रूज भारत मिशन को 2024 में लॉन्च किया गया था विथ ऑब्जेक्टिव कि जो इंडिया का क्रूज ट्रैफिक है उसे डबल करना है 2029 तक, एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे 2024 में लॉन्च करा। सो गुजरात, जिसके पास मेजर कोस्टल लाइन है, अरेबियन सी के साथ अपनी कोस्टल लाइन शेयर करता है गुजरात, एंड दो मेजर रिवर फ्लो होती है गुजरात में, एंड दैट इज साबरमती एंड नर्मदा। इसी के साथ 2340 किलोमीटर का जो कोस्टल लाइन है वो गुजरात के पास है। सो गुजरात को बनना है इंडिया का ग्लोबल हब क्रूज सेक्टर में, एंड दैट्स व्हाई क्रूज भारत मिशन को ऑफिशियली ज्वाइन कर लिया है रिसेंटली गुजरात ने। ओवरऑल हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे क्रूज भारत मिशन एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अदर इनिशिएटिव, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, जो मैरीटाइम टूरिज्म है उसे बूस्ट करना। सो क्रूज भारत मिशन हमने डिस्कस कर लिया है, एंड द सेकंड वन इज MIV 2030 मैरीटाइम इंडिया विजन। टारगेट है 2030 तक का इंडिया का जो टूरिज्म है, जो रिलेटेड है मैरीटाइम सेक्टर से, ओशन से, उसे 8 टाइम करना है, और 2030 टारगेट है MIV का। इसी के साथ कुछ अदर करंट अफेयर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, जिसे रिसेंटली क्रूज भारत मिशन के तहत लॉन्च किया गया। सो मार्च 2025 में एक MOU साइन किया गया था, एंड दैट इज फॉर यमुना इलेक्ट्रिक सोलर क्रूज। दिल्ली ने इसे साइन किया है, एंड रिसेंटली MOU साइन किया गया जम्मू कश्मीर के साथ 3 रिवर्स को कन्वर्ट करना है क्रूज टूरिज्म के लिए, एंड दैट इज चिनाब, झेलम एंड रावी। रिसेंटली MP एंड गुजरात के साथ लॉन्च किया गया कुक्षी सरदार सरोवर रूट, और यहाँ पर क्रूज को लॉन्च किया गया। इसी के साथ इंडिया का एक मेजर विजन है यहाँ पर, रिवर क्रूज रोड मैप 2047। सो 2047 का टारगेट है, 4 पिलर है इसके, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटीग्रेशन, एक्सेसिबिलिटी एंड पॉलिसी। सो ये सारे करंट अफेयर्स को ध्यान रख लेना जो क्रूज से एसोसिएटेड है। एक मेजर क्वेश्चन आपसे डिस्कस करूंगी, एंड दैट इज वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज। रिसेंटली इसे 2023 में लॉन्च किया गया था, एंड दैट इज MV गंगा विलास। इसे लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में प्लेस किया गया है। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड बेसिकली इंडियन रिकॉर्ड बुक है, जिसमें जो इंडिया के मेजर अचीवमेंट है उन्हें प्लेस किया जाता है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से सिमिलर टाइप है यह लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड। लिम्का यानी कोको कोला ने इसे लॉन्च किया था 1990 में, सो दैट जो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट है उनका डॉक्यूमेंटेशन किया जा सके। सो MV गंगा विलास को पुट किया गया लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड पे। राइट, होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर है। मूविंग ऑन, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे मैरीटाइम सेक्टर से रिलेटेड कुछ अदर अपडेट जो हाल ही फिलहाल में न्यूज में रहे थे करंट अफेयर कैटेगरी में, एंड दे आर which group of nation launched the at sea observer mission to boost maritime cooperation, और इसे क्वाड नेशन ने लॉन्च करा। What is the name of India's first maritime non-banking financial company recently inaugurated by government, and that is Sagarmala Finance Corporation Limited। Maritime non-banking financial company है ये। What is the name of the initiative launched by government to promote gender equity in India's maritime sector, and that is सागर में सम्मान। हेडक्वार्टर आपसे पूछा जा रहा है IMO का, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का, और इसका हेडक्वार्टर लंदन में बेस्ड है। एंड 11th एडिशन सी ट्रेड मैरीटाइम लॉजिस्टिक मिडिल ईस्ट कॉन्फ्रेंस किस सिटी ने इसे होस्ट किया था? सो दुबई ने इसे होस्ट किया था। Which INS Indian naval ship has participated in International Maritime Defense Exhibition Asia, और इसमें INS किल्टन ने पार्टिसिपेट किया था। एक मेजर इनिशिएटिव दैट इज इंडो पैसिफिक मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस, और इसे किस इवेंट के दौरान अनाउंस किया गया, एंड दैट इज क्वाड टोक्यो समिट 2022 में इसे लॉन्च किया गया था, दी IPDMA। मूविंग ऑन, दी नेक्स्ट वन,
एनटीपीसी सिमहाद्री को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं बिकॉज एनटीपीसी सिमहाद्री को जाना जाता है इंडिया का फर्स्ट कोस्टल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट को लॉन्च करने के लिए. सो किस स्टेट में लोकेटेड है इंडिया का फर्स्ट कोस्टल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट, एंड दैट स्टेट इज जहां पर एनटीपीसी सिमहाद्री का जो ऑफिस है, होम है, वो है, एंड दैट इज आंध्र प्रदेश. आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है इंडिया का पहला कोस्टल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट. इसे हम 2004 में कमीशन किया गया था. जो अडानी पावर है वो इसे ऑपरेट कर रही है और सस्टेनेबल पावर जनरेशन के लिए इसे जाना जाता है. 100% एश यूटिलाइजेशन जो टारगेट है इस प्लांट ने अचीव किया हुआ है. सो रिसेंटली ये न्यूज में रहा बिकॉज एनटीपीसी सिमहाद्री ने अपना 28 जो रेजिंग डे है उसे सेलिब्रेट करा आंध्र प्रदेश के परावाडा में, एंड दैट्स व्हाई ये है न्यूज में रहा. ओवरऑल एनटीपीसी सिमहाद्री कौन सा स्टेट, इसका जो ऑफिस है, होम है, एंड दैट इज आंध्र प्रदेश, और थर्मल पावर प्लांट के लिए यह जाना जाता है. मूविंग ऑन, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कुछ अदर पावर प्लांट जो हाल ही फिलहाल में न्यूज में रहे थे अदर कैटेगरीज में, एंड दे आर दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर प्लांट. यह किस स्टेट में लोकेटेड है, दैट इज हरियाणा में यह लोकेटेड है. खुर्जा थर्मल पावर प्लांट यह उत्तर प्रदेश में है. कुंदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट ये तमिलनाडु में है. चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट बेसिकली पाकिस्तान में है. ये रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट बांग्लादेश में है. बांग्लादेश, रशिया और इंडिया तीनों इसमें इन्वॉल्व है. एंड रिसेंट the next is which organization has developed a catalyst to produce methanol using gases emitted from fossil fired power plant. और recently इस catalyst को develop करा है NTPC Limited ने. इनका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में लोकेटेड है. कर्नाटका's first gas based power plant, इसका नाम क्या है, that is Yelahanka combined cycle power plant it is, right? Moving on to next one. यहाँ पर हम एक मेजर रिपोर्ट को डिस्कस कर रहे हैं एंड दैट इज comprehensive update on terrorist financing risk. So recently which organization released a report titled Comprehensive Update on Terrorist Financing Risk, और इसे रिसेंटली FATF ने लॉन्च करा है. द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स काफ़ी एक्टिव बॉडी है ये. इनका जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस में लोकेटेड है. एंड रिसेंटली इनकी ये जो रिपोर्ट है ये मेंशन कर रही है कि किस प्रकार जो टेररिस्ट ग्रुप है वो ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं फंडिंग के लिए. और इसमें हाईलाइट किया गया जो लोन एक्टर्स है, स्मॉल टेरर सेल है, वीक रेगुलेशन इन फ्री ट्रेड जोन और स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म स्पेशली अफ्रीका एंड साउथ एशिया, यह सब इस रिपोर्ट की हाईलाइट रही. इसी के साथ कुछ न्यू ट्रेंड्स को इस रिपोर्ट में हाईलाइट किया गया, एंड दैट इज कि जो टेरर फंडिंग है वो किस प्रकार सोशल मीडिया से की जा रही है, क्राउड फंडिंग, बिटकॉइन को यूज, ऑनलाइन गेमिंग, कैश डील का जितने भी मेथड है ट्रेडिशनल से लेकर मॉडर्न, इन सब को इस रिपोर्ट में हाईलाइट किया गया, जैसे रिसेंटली FATF ने पब्लिश करा, एंड दैट्स व्हाई यह न्यूज में चल रही. सो FATF को कब फॉर्म किया गया था एंड कौन है इसके पीछे? सो बेसिकली G7 ने इसे फॉर्म किया था 1989 में, जो G7 ग्रुप है. एंड इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, यह मेन ऑब्जेक्टिव है FATF का. और इंडिया इसे कब ज्वाइन करता है? 2010 में इंडिया इसे ज्वाइन करता है. एट प्रेजेंट FATF के 40 मेंबर है, जिसमें से 38 तो कंट्रीज है और 2 ऑर्गेनाइजेशन है. कौन सी 2 ऑर्गेनाइजेशन? यूरोपियन कमीशन एंड गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल. ये 2 मेजर ऑर्गेनाइजेशन और 38 कंट्रीज, ये है FATF के मेंबर है. ओवरऑल यहाँ पर FATF की 2 टाइप की लिस्ट एग्जिस्ट करती है, एंड दैट इज ग्रे लिस्ट एंड ब्लैक लिस्ट. ग्रे लिस्ट में उन कंट्रीज को इंक्लूड किया जाता है जिन पर मॉनिटरिंग इंक्रीज कर दी जाती है, यानी उन पर नजर रखी जाती है, बिकॉज मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फंडिंग उस कंट्री से रिलेटेड होता है. एंड ब्लैक लिस्ट में उन कंट्रीज को कंप्लीटली बैन कर दिया जाता है, सीरियसली बैंड बाय डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी एड उन्हें प्रोवाइड नहीं की जाती. पॉइंट टू बी रिमेंबर, जो FATF की ग्रे लिस्ट है इंडिया के रिस्पेक्ट में अभी काफी टाइम से न्यूज में चल रही है, बिकॉज आफ्टर पहलगाम टेरर अटैक इंडिया अपने पूरे एफर्ट्स लगा रहा है कि पाकिस्तान को जो FATF की ग्रे लिस्ट है उसमें रीलिस्ट किया जा सके. सो कभी FATF का जो ग्रे लिस्ट है उसका पाकिस्तान पार्ट हुआ करता था, बट नाउ अगेन
यहाँ पर पाकिस्तान को रीलिस्टिंग कराने की जो एफर्ट्स है वो लगाए जा रहे। ओवरऑल ब्लैक लिस्ट के मेंबर्स ध्यान रख लेना जो कंप्लीटली गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बैन है, एंड दैट इज नॉर्थ कोरिया, ईरान एंड दी म्यांमार। ओवरऑल FATF इनका हेडक्वार्टर पेरिस और 1989 में से G7 ने बनाया। इंडिया ने 2010 में इसे ज्वाइन किया। एंड जितने भी क्वेश्चन हम डेली बेसिस पे यहाँ पे डिस्कस करते हैं ये सब डेली 20 MCQ सीरीज का पार्ट है जो आपको जीके टुडे के एंड्रॉइड एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे। द नेक्स्ट वन, which country has become 21st member to adopt euro as its official currency? So euro अभी न्यूज में चल रहा है, डॉलर के बाद यूरो चल रहा है। So basically 21st मेंबर कौन बन चुका है? एंड दैट इज बुल्गारिया। सो बुल्गारिया ने ऑफिशियली यूरो को अडॉप्ट कर लिया है एज अ करेंसी। 1 Jan 2026 को ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा। सो बेसिकली बुल्गारिया कहाँ पर यह है लोकेटेड है? यूरो को अडॉप्ट करा है। सो यूरोपियन कंट्री है यह। मेजर एक पेनिनसुला है दैट इज बाल्कान पेनिनसुला, यहाँ पर यह लोकेटेड है। कुछ इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं, इसे कहा जाता है दी बाल्कान पेनिनसुला। और यहाँ पर ये जितनी भी कंट्रीज है ये सब बाल्कान पेनिनसुला की कंट्रीज है। बुल्गारिया इज वन ऑफ देम। ठीक है, मेजरली ब्लैक सी से सराउंडेड है, एजियन सी से सराउंडेड है, और यहाँ पर कौन सा है? एड्रियाटिक सी से सराउंडेड है बुल्गारिया। जो इसकी नेबर कंट्रीज है रोमानिया, टर्की, ग्रीस, नॉर्थ मैकेडोनिया एंड सर्बिया, यह सब इसकी नेबर कंट्रीज है। ओवरऑल बाल्कान माउंटेन्स इसे से सराउंडेड है कंट्रीज, और बाल्कान ये जो पेनिनसुला इसका सेंटर पॉइंट है। एंड जस्ट बिकॉज यूरो को अडॉप्ट करा एंड दैट्स व्हाई यह न्यूज में चल रही है। यहाँ पर यूरोपियन यूनियन को हम डिस्कस करेंगे, कब इसे बनाया गया था, कौन सी ट्रीटी इससे एसोसिएटेड है। सो बेसिकली 1993 में यूरोपियन यूनियन को बनाया गया था। maastricht ट्रीटी से यह एसोसिएटेड। एट प्रेजेंट 27 यूरोपियन कंट्रीज मेंबर है। लास्ट क्रोएशिया ने ज्वाइन करा था यूरोपियन यूनियन को 2013 में। एंड ऐसे यूरोपियन यूनियन मेंबर जो नाटो के ग्रुप मेंबर नहीं है, एंड दैट इज ऑस्ट्रिया, साइप्रस, आयरलैंड एंड माल्टा। चारों काफी इंपॉर्टेंट है, यानी ऐसे मेंबर जो यूरोपियन यूनियन के मेंबर है लेकिन नाटो की नहीं है। इन चारों का नाम ध्यान रख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मूविंग ऑन द नेक्स्ट वन, एंड दैट इज SCPA-CAT Jaguar aircraft was jointly developed by UK and which country? सो इस जैगुआर एयरक्राफ्ट को ज्वाइंटली किन्होंने डेवलप करा है? यूके एंड फ्रांस ने मिलकर इसे डेवलप करा है। सो रिसेंटली 2 जो पायलट हैं इंडियन एयरफोर्स के, वो एक एयरक्राफ्ट क्रैश में राजस्थान चूरू में उनकी डेथ हो गई, एंड दैट्स व्हाई ये जो एयरक्राफ्ट है ये न्यूज में चल रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ राजस्थान एयर क्रैश। ओवरऑल इसे शमशेर के नाम से जाना जाता है और यूके एंड फ्रांस ने इसे ज्वाइंटली बनाया है। मूविंग ऑन द नेक्स्ट वन, द माही रिवर फ्लोज थ्रू विच स्टेट? सो माही रिवर किस स्टेट के थ्रू फ्लो होती है? एंड दीज स्टेट्स आर ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड गुजरात के थ्रू यह फ्लो होती है। रिसेंटली न्यूज में ना, क्योंकि माही रिवर पर एक मेजर ब्रिज बना हुआ था, एंड दैट इज गंभीरा मुजपुर ब्रिज, जो कि रिसेंटली कोलैप्स हो गया। न्यूज में आप काफी देख रहे होंगे, गुजरात में वडोदरा बेस्ड एक ब्रिज कोलैप्स हो गया जिसके कारण 11 पीपल की डेथ हो गई। मोस्ट ऑफ द व्हीकल वो ओशन जो पानी है उसमें गिर गए। और मेजर वेस्ट फ्लोइंग रिवर है यह इंडिया की, मध्य प्रदेश से ओरिजिनेट होती है, आगे राजस्थान एंड गुजरात में फ्लो होती है। इस रिवर को माही सागर के नाम से जाना जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स वास्ट साइज, एंड रिसेंटली कोलैप्स के कारण यह न्यूज में रही। ठीक है, मूविंग ऑन द नेक्स्ट वन, what is the name of the first indigenously designed diving support vessel recently delivered to the Indian Navy? So Indian Navy को recently एक diving support vessel deliver किया गया, and उसका नाम आपसे पूछा जा रहा है, जिसे किसने डेवलप करा है, किसने डिलीवर किया है, and that is INS निस्तर इसका नाम है, जिसे हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने रिसेंटली डिलीवर करा है विशाखापट्टनम में। सो निस्तार इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनसली डिजाइंड डाइविंग सपोर्ट वेसल है और इसे इंडियन रजिस्टर ऑफ शिपिंग रूल्स के अकॉर्डिंग बनाया गया है। वेसल यहाँ पर इसका मीनिंग होता है लिबरेशन इन संस्कृत, और डीप सी डाइविंग को परफॉर्म करना, रेस्क्यू ऑपरेशन को कंडक्ट कराना, उन सब में मेजर रोल है वेसल का। ओवरऑल INS निस्तार को ध्यान रख लेना, यह डाइविंग कैटेगरी का वेसल है जिसे
जो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड है उन्होंने इंडियन नेवी को डिलीवर किया है। Moving on, the next one. The next one, which ministry has launched the Aspirational District Mineral Foundation program in July 2025 और इसे recently Ministry of Coal and Mines ने launch करा। Overall इस foundation का main objective क्या है? Particular area में health, nutrition, education, agriculture, rural infrastructure, वन स्टॉप सॉल्यूशन प्रोवाइड करना। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स, स्टेट नोडल ऑफिसर्स के लिए एक सिंगल प्लेटफॉर्म है ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन। एंड रिसेंटली जो गाइडलाइंस है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कोल्स के द्वारा रिलीज की गई इस फाउंडेशन के लिए, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, जो डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम और ब्लॉक प्रोग्राम है उन्हें अलाइन करना, सो दैट जो वन स्टॉप सॉल्यूशन है उसे चलाया जा सके हेल्थ, न्यूट्रिशन, एजुकेशन, एग्रीकल्चर फील्ड में। सो ओवरऑल मिनिस्ट्री ऑफ कोल एंड माइन के तहत ये फंक्शन करता है और इंडियन गवर्नमेंट बॉडी जो इसे ओवरसी करती है एंड दैट इज नीति आयोग। मूविंग ऑन द नेक्स्ट वन, एक मेजर अवार्ड को हम डिस्कस करें, दैट इज चिंता रविंद्रन अवार्ड 2025। सो रिसेंटली किन्हें सिलेक्ट किया गया इस अवार्ड के लिए, एंड दैट इज सारन कुमार लिम्बाले। सो सारन कुमार लिम्बाले को रिसेंटली सिलेक्ट किया गया है फॉर दी चिंता रविंद्रन अवार्ड 2025। इस अवार्ड में बेसिकली 50,000 का कैश प्राइज दिया जाता है, साइटेशन दिया जाता है और 26 जुलाई कोझिकोडी में इस अवार्ड को इन्हें प्रेजेंट किया जाएगा। सो ओवरऑल ये जो अवार्ड है ये डेडिकेटेड है चिंता रविंद्रन एंड उन्हीं के कमेमोरेशन इवेंट में ये अवार्ड दिया जाएगा। एक सोशियो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है ये केरला से चिंता रविंद्रन, जिनके लिए ये अवार्ड फॉर्म किया गया था। मूविंग ऑन द नेक्स्ट वन, विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड द कला सेतु रियल टाइम लैंग्वेज टैग फॉर भारत चैलेंज। सो इसे किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च करा है रिसेंटली, एंड दैट इज बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने इसे लॉन्च करा, सो दैट एआई को प्रमोट किया जा सके कम्युनिकेशन में। सो यहाँ पर एआई स्टार्टअप्स को इनवाइट किया गया है सो दैट ऐसे टूल्स को डेवलप किया जा सके जो टेक्स्ट को ऑडियो में, वीडियो में और ग्राफिक्स में कन्वर्ट कर सके मल्टीपल इंडियन लैंग्वेज पे, और उसी के लिए इसे लॉन्च किया गया दी कला सेतु रियल टाइम लैंग्वेज टैग फॉर भारत, सो दैट मल्टी लैंग्वेज को प्रमोट किया जा सके एआई को यूज करके। सो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग का यह इनिशिएटिव है। मूविंग ऑन द नेक्स्ट वन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड द डिजिलक्ष्मी स्कीम टू डिजिटली एम्पावर अर्बन पुअर वुमेन। सो अर्बन पुअर वुमेन को एम्पावर करने के लिए डिजिलक्ष्मी स्कीम को किसने लॉन्च करा, एंड दैट स्टेट इज आंध्र प्रदेश ने इसे लॉन्च करा है। सो इस स्कीम के तहत कॉमन सर्विस सेंटर्स को एस्टेब्लिश किया जाएगा अर्बन लोकल बॉडीज में, और जो एसएचजी है द सेल्फ हेल्प ग्रुप विमेन बेसिकली यह चलाएगी इन सेंटर्स को, और इस प्रकार वन फैमिली वन एंटरप्रेन्योर विजन को यहाँ पर सपोर्ट मिलेगा डिजिलक्ष्मी स्कीम के थ्रू। आपको ध्यान रखना है किस स्टेट की है यह, आंध्र प्रदेश की है यह। मूविंग ऑन द नेक्स्ट वन, लेक Turkana that was recently seen in news is located in which country? एक मेजर लेक अभी न्यूज में that is Turkana किस कंट्री में यह है लोकेटेड है, केन्या में लोकेटेड है, पार्शियली इथियोपिया में है। ये अफ्रीका की 4th लार्जेस्ट रिवर है। बेसिकली इसका जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो ईस्टर्न रिफ्ट वैली एंड ओमो रिवर से यह कंप्लीटली इसका जो सोर्स पॉइंट है ओमो रिवर है और ईस्टर्न रिफ्ट वैली में यह लाई करती है। ओवरऑल अफ्रीका रीजन में है, केन्या में लोकेटेड है और अफ्रीका की 4th लार्जेस्ट है, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, और इसका सोर्स ऑफ वाटर कौन सा है, ओमो रिवर इज द सोर्स ऑफ वाटर फॉर लेक तुर्काना। ये आप ध्यान रख लेना, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मूविंग ऑन द नेक्स्ट वन, द ई-कुबेर पोर्टल इज द कोर बैंकिंग सॉल्यूशन ऑफ विच इंस्टीट्यूशन। सो एक मेजर पोर्टल यहाँ पर न्यूज में दैट इज ई-कुबेर सिस्टम, और किस इंस्टीट्यूशन का यह एक मेजर कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, एंड दैट इज आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च करा है ई-कुबेर सिस्टम को। कब लॉन्च किया था, 2012 में। बेसिकली एक ऐसा सिस्टम जो कमर्शियल बैंक को अलाउ करता है आरबीआई से एक्सेस के लिए ऑनलाइन, एंड दैट प्लेटफॉर्म इज ई-कुबेर, पॉइंट टू बी रिमेंबर। एंड रिसेंटली ई-कुबेर न्यूज में रहा बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बेसिकली आरबीआई ने जितने भी गवर्नमेंटल डिपार्टमेंट है उन्हें ई-कुबेर सिस्टम को यूज करने के लिए गाइडलाइंस जारी करी है पेमेंट के लिए, जो 75 करोड़ रुपीस तक और उससे अबोव है। सो बेसिकली इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ट्रांसपेरेंसी को एनहांस करना, फंड रिकंसिलिएशन
रीयूनियन को इन्हांस करना। इकुबेर 2012 में से लॉन्च किया गया और बेसिकली नाउ 75 करोड़ उससे अबव जो पेमेंट है वो इकुबेर प्लेटफॉर्म को यूज करके किया जाएगा ऑनलाइन, और इसी के लिए गाइडलाइंस आरबीआई ने लॉन्च करे, एंड दैट्स व्हाई ये क्वेश्चन अभी न्यूज में रहा। सो इस सेशन को आज हम यहाँ पे एंड करते हैं। आज के जो क्विज के क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, दैट इज रिलेटेड विद इम्पोर्टेंट डेज एंड इवेंट इन न्यूज, उसी से रिलेटेड आंसर आपको कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करने हैं, एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। Till then, please do revision and take care. For more information, you can check the description box just below the video. And thank you for watching.